वैसे प्रवास जो है दुनिया के हर इलाके में होता रहा, उसको बनाता बिगाड़ता रहा। लेकिन जब लोगों का ये प्रवास महाद्वीपों को पार कर दूसरे महाद्वीपों तक पहुंचा तो अपने साथ अपने रीति रिवाज, अपना खान पान, अपनी भाषा को भी फैलाता चला गया। इतना होता तो ठीक था, लेकिन वो स्थानीय आबादियों के हर सबूत को मिटाता चला गया। ऐसा भी प्रवास हुआ। उनकी बोली, भाषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, सब कुछ। 16वीं सदी आते आते लंबे प्रवास का ऐसा ही दौर यूरोप से तेज हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देशों में आबादी काफी बढ़ चुकी थी। बढ़ती आबादी के लिए अनाज उगाने को यूरोप की जमीन कम पड़ने लगी थी। आबादी के इस विस्फोट ने आपस में लड़ते झगड़ते यूरोप के देशों को बाहर झांकने को मजबूर किया। उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में चमकता भारत उनकी उम्मीदों का एक बड़ा सहारा था। ये वो दौर था जब यूरोप से एक के बाद एक कई साहसी खोजी लोग समुद्र के रास्ते दुनिया की अनजानी जगहों को ढूंढने निकले। भारत की खोज में निकला इटली का एक्सप्लोरर कोलंबस। समंदर में उल्टी दिशा में निकल गया। करीब 2 महीने की खतरनाक समुद्री यात्रा करते हुए 1492 में अमेरिका पहुंचा। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस का जहाज जब कैरिबियाई द्वीप बहामास के तट पर उतरा तो यूरोप के लिए एक नई दुनिया खुल चुकी थी। इसके बाद कोलंबस ने 10 साल के अंदर अमेरिका की 4 यात्राएं की और यूरोप को अमेरिका नाम की नई दुनिया का ठीक से पता चल गया। फिर क्या था, यूरोपीय देशों में अमेरिका तक पहुंचने और अधिक से अधिक इलाकों को हड़पने की होड़ मच गई। 16वीं सदी यूरोपीय लोगों के प्रवास के लिहाज से सबसे बड़ी सदी साबित हुई। साहसी खोजियों के पीछे व्यापारी चले आए और उनके लालच ने अमेरिका की स्थानीय आबादियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। फिर धर्म के विस्तार के लिए पादरी भी चले आए। अमेरिका के मूल निवासी, उनकी सभ्यताएं उनके दबाव में कुचली जाती रहीं, अपनी पहचान खोती रहीं। एक अनुमान के मुताबिक 1500 से 20वीं सदी के मध्य तक यूरोप से करीब 6 से 7 करोड़ लोग बाहर निकले। इनमें से अधिकतर लोग पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बसे, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में बसते चले गए और जहां जहां बसे वहां वहां अत्याचार की ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी जो आज तक याद की जाती हैं। अमेरिका में वो सब था जो यूरोपीय लोगों का सपना था, बल्कि उससे भी ज्यादा। खाली उर्वर इलाके, बड़े बड़े घास के मैदान, पानी, जंगल, खनिज, सब कुछ। यूरोप के लोग वहां का अनाज अपने साथ वापस लाए और वहां की बीमारियां थी। अपना अनाज वहां उगाना शुरू किया, अपने जानवरों को वहां ले गए और फिर उनकी बस्तियां वहां बसती चली गई। अमेरिका अपनी मूल पहचान खोता चला गया। अमेरिका में उपनिवेश बनाने वाले शुरुआती यूरोपीय देशों में स्पेन और पुर्तगाल प्रमुख रहे। स्पेन ने मैक्सिको, दक्षिण और मध्य अमेरिका के बड़े इलाकों पर कब्जा किया। पुर्तगाल ने ब्राजील पर कब्जा कर लिया। यही वजह है कि इन इलाकों में आज भी उन्हीं देशों की बोलियां हैं जिनके वो उपनिवेश रहे। उनकी अपनी बोलियां खत्म होती चली गईं, उनकी अपनी परंपराएं, सभ्यताएं खत्म होती गईं। जब यूरोप पहले अमेरिका के संपर्क में आया था तो वहां की स्थानीय आबादियों की 800 से ज्यादा भाषाएं थी और उतना ही रंग बिरंगा और समृद्ध उनका समाज, उनकी परंपराएं थी। लेकिन यूरोप के देशों ने सब कुछ एक साथ एक रंगी बनाना शुरू कर दिया, सब कुछ अपने रंग में ढालना शुरू कर दिया। उत्तर अमेरिका में फ्रांस ने कनाडा और आज के अमेरिका के कई इलाकों को अपना उपनिवेश बनाया। डच उत्तर अमेरिका की हडसन घाटी और कुछ कैरिबियाई द्वीपों में छा गए। इंग्लैंड ने उत्तर अमेरिका में अटलांटिक के तट पर 13 उपनिवेशों पर राज किया और कई कैरिबियाई द्वीपों पर कब्जा कर लिया। ये यूरोपीय देश अमेरिका की नई जमीन पर भी अधिक से अधिक कब्जे के लिए आपस में लड़ते रहे और स्थानीय आबादियों से भी उनके अधिकार उन्होंने छीन लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के मुताबिक यूरोपियन सेटलर्स ने अपने इस हिंसक अभियान में 5 करोड़ 60 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को अमेरिका के अलग अलग इलाकों में मार डाला। ये मूल अमेरिकी लोग थे जो सदियों से वहां बसे हुए थे। ये अमेरिका के मूल निवासियों की आबादी का करीब 90% बताया जाता है, जिसे यूरोपियों ने खत्म कर दिया। उनके खेत भी बर्बाद हो गए और इसी रिसर्च के मुताबिक इन खाली खेतों में जो जंगल उगे उससे दुनिया की आबो हवा भी प्रभावित हुई। ये बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है। करीब फ्रांस के क्षेत्रफल के बराबर इलाके में तेजी से जंगल उगे जिन्होंने इतनी कार्बन अवशोषित यानी एब्जॉर्ब की कि पृथ्वी का तापमान कुछ घट गया।
17वीं शताब्दी की शुरू में जो लिटिल आइस एज शुरू हुई, उसके पीछे कुदरती कारणों को ही एक बड़ी वजह माना जाता था। लेकिन इस रिसर्च के बाद ये सामने आया कि अमेरिका में स्थानीय आबादी के कत्लेआम से खाली हुए खेतों में उगे जंगलों से भी तापमान कुछ कम हुआ। ये अत्याचार था जो इस तरह से पर्यावरण पर दिखाई दिया। लेकिन यूरोपीय आक्रांताओं ने अमेरिका में जो किया वो प्रवास के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। अमेरिका की आजादी के बाद भी मूल निवासियों के साथ ये सलूक चलता रहा। उनकी जमीनें छीनी जाती रहीं, खरीदी जाती रहीं। प्रकृति से बेइंतहा प्यार करने वाले अमेरिका के मूल निवासियों ने अपने खून से सींची जमीन के लिए लड़ने को अपना खून बहा दिया। कई किताबें इन अत्याचारों को बताती हैं, खुलकर बताती हैं कि किस तरह के अत्याचार अमेरिका के मूल अमेरिकी लोगों पर हुए। स्थानीय कबीलों की वीरता की कहानियां भी इन किताबों में हैं। करीब 170 साल पहले यूरोपियों की ये अत्याचार जब अपने चरम पर थे तो सुका मिशन नाम के एक कबीले में सिएटल नाम का एक वीर सरदार हुआ। वो एक निडर योद्धा था और उसने 6 स्थानीय कबीलों का नेतृत्व किया। दिसंबर 1854 में उसने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था और यह पत्र हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो प्रकृति से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, अपनी परंपराओं से प्यार करता है। हिंदी के जाने माने लेखक अशोक पांडे ने उस पत्र का हिंदी अनुवाद किया और उसे पढ़ा जाना चाहिए। इस पत्र में लिखा कि वॉशिंगटन के सरदार ने संदेशा भेजा है कि वो हमारी जमीन खरीदना चाहता है। आप आसमान को बेच या खरीद कैसे सकते हैं? आप धरती के ताप को कैसे खरीद सकते हैं? हमारे लिए तो ये विचार ही अजीब है। यह अलग बात है कि हवा की ताजगी या पानी की चमक पर हमारा कोई अधिकार नहीं। इन्हें आप हमसे कैसे खरीद सकते हैं? इस धरती का हर हिस्सा मेरे कबीले के लोगों के लिए पवित्र है। चीड़ वृक्षों का एक एक सुई पत्ता, एक एक रेतीला तट, जंगल की एक एक अंधेरी रात, एक एक खुला मैदान और एक एक गुनगुनाता झींगू पतंगा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभव में पवित्रता से दर्ज हैं। हम पेड़ के भीतर बहने वाले जीवन जल को उस रक्त की तरह जानते हैं जो हमारी नसों में बहता है। हम इस धरती के हिस्से हैं और ये धरती हमारा हिस्सा है। खुशबूदार फूल हमारी बहनें हैं, भालू, हिरन, बाज ये सारे सहोदर हैं हमारे। चट्टानी ऊंचाइयां, चारागाह की घास, खच्चर के शरीर की गर्मी और मनुष्य ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। नदियों और धाराओं में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं है, वो हमारे पुरखों का रक्त है। पानी की छल छल मेरे पिता की आवाज है, वो हमारे पुरखों का रक्त है। महानद हमारे भाई हैं, वे हमारी प्यास बुझाते हैं, वे हमारी डोंगियों को लेकर जाते हैं और हमारे बच्चों को भोजन देते हैं। तुम्हें नदियों से वैसी मोहब्बत करनी होगी जैसी तुम अपने भाई से करते हो। हम जानते हैं हमारा जीवन गोरे आदमी की समझ में नहीं आता। उसके लिए धरती का हर टुकड़ा बगल वाले टुकड़े जैसा ही होता है, क्योंकि वो रातों को आने वाला ऐसा अजनबी है जो धरती से अपने काम की चीजें जब चाहे चुरा ले जाता है। वो अपने पुरखों की कब्रें छोड़ जाता है और उसके बच्चों का जन्माधिकार बिसरा दिया जाता है। गोरे आदमी के शहरों में कोई भी शांत जगह नहीं, कोई जगह नहीं जहां बसंत की पत्तियों या कीड़ों के परों की फड़फड़ सुनी जा सके। लेकिन चूंकि मैं जंगली हूं इसलिए समझा नहीं सकता। आपका शोर मेरे कानों के लिए एक अपमान ही है, बस। वैसे जीवन में बचता ही क्या है? अगर आप चिड़िया की कूक न सुन सकें या रात को तालाब के गिर्द मेढकों के तर्कों को न समझ पाएं, गोरे लोग भी एक दिन इस संसार से चले जाएंगे, शायद बाकी कबीलों से पहले ही। आगे उन्होंने लिखा है कि तुम अपने बिस्तर को गंदा किए जाओ और एक रात तुम्हारे कचरे से तुम्हारा दम घुट जाएगा। जब सारी भैंसें काटी जा चुकी होंगे, सारे जंगली घोड़े पालतू बना दिए गए होंगे, कहां होंगे आदमियों की गंध से अटे जंगलों के गुप्त कोने और कहां वे पहाड़ी दृश्य, वे सब जा चुके होंगे। बाज कहां होगा? जा चुका होगा। जीवन का अंत हो चुका होगा और तब शुरू होगा बचे रहने का युद्ध। एक कबीलाई सरदार का अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा ये पत्र, इसने एक तरह से अमेरिका की सत्ता को भी हिलाकर रख दिया।